जब लश्कर की फिदाइन फैक्ट्री में एक अज्ञात हमलावर यानी अननोन गनमैन ने टॉप आतंकी कमांडर को गोली मार दी और इस घटना के बाद आखिर कैसे पूरे पाकिस्तान में सीक्रेट एजेंट का खौफ फैल गया है। बेसिकली शक्ल पे वो मूवी के तौर पर हमें बताना चाह रहे हैं कि हम इतने एक्टिव है कि उनके एजेंट हमारे लियारी गैंगवार के अंदर आ जाते। इस लियारी के अंदर जो गैंगवार में इन होते कि हम देखो इतने पावरफुल है और इतने इंटेलिजेंस है कि हमने ये निज़ाम बनाया। रिसेंटली इस मूवी का सेकंड पार्ट रिलीज हुआ है और पाकिस्तान इसे हजम नहीं कर पा रहा है। पड़ोसी देश में लोग एक दूसरे पर ही शक करने लगे हैं, ऐसा कहना है शाहिद अफरीदी का। इन अ रीसेंट कॉन्वर्सेशन फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेटर शाहिद अफरीदी सेड, धुरंधर मूवी के बाद अब पाकिस्तान में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं जिससे भी बात करता हूं काफी केयरफुली बात करता हूं क्योंकि ऐसा लगता है कि वो कहीं इंडियन एजेंट ना हो। सवाल है कि क्या आसिम मुनीर इजरायली एजेंट है? ये इल्जाम तो लगाया गया धुरंधर मूवी में कल रात के इजरायलियों को पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे बेच के उसने पैसे लिए, उन्होंने वीडियो बना ली, उसको इंडियंस को भी उन्होंने शेयर की, वो ब्लैकमेल करें। आसिम मुनीर किसके लिए असल में काम कर रहा है? पाकिस्तान के लिए तो किसी तौर भी काम नहीं कर रहा। इंटरनेशनल वर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी हम पे कंपेयर किया कि ये रहमान दगेड़ जो है ना बिल्कुल इसके साथ था, इनके साथी था, और दाऊद इब्राहिम को भी यहाँ इन किया गया। तो ये इतना सा लियारी है, दुनिया भर के टेररिस्ट नहीं पैदा होते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान जो इस वक्त नंबर 1 के ऊपर आ चुका है। आपको क्या लगता है दाऊद इब्राहिम कराची में है? दाऊद इब्राहिम अगर कराची पे होता तो वो भी लिहारी में ही होता। पाकिस्तान में टेरर थ्रेट है वो इतना सीरियस हो गया है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को पीएसएल छोड़ने की वार्निंग मिल रही है। और भारत हमेशा से ये कोशिश करता रहा है कि पाकिस्तान को नाकामी हो। ये तो कराची तक इसके ताने बाने थे, ये कैसे मिलके अपना फौजी मूवमेंट्स को उनको मॉनिटर करना, जो बागी और ये सेपरेटिस्ट है कुछ वहाँ पे तंजीमें बलूचिस्तान में उनको इंसाइट करना। धुरंधर पे पाकिस्तान का रिएक्शन ऑब्वियसली आना शुरू हो चुका है। अच्छा उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देख के बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि एट द एंड ऑफ इट आपको ये देखना है इट्स नॉट द पब्लिक रिएक्शन, इट इज जो सो कॉल्ड इनकी एस्टैब्लिशमेंट रिएक्शन है वो क्या है। जरा अपनी औकात अरबियों की नजर में झांक के देखो। 400 अरब डॉलर का पूरा सरमाया फराहम किया इंडिया को और तुम्हें दिए 4 अरब डॉलर का आगे इस्तेमाल ना करना, सूद भी दो। ये औकात है हमारी। हम जब अरब जाते हैं खुलेआम सुनते हैं हाजा पाकिस्तानी वल्ला कुल्लू, ये हमारे ऊपर बयान दिए जाते हैं। ये हमारी औकात है पाकिस्तानियों की। मजदूरी तुम्हें देते हैं, बैरोक्रेसी सारी इंडियन को देते हैं, उसके बावजूद इश्क नहीं खत्म हो रही। इश्क नहीं है, लेकिन हम तो फॉलो कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को कि जनाब इनको एक डिफेंस जो है, ये बेशक दहशतगर्द है, स्पाई है, जासूस है, एक होस्टाइल फॉरेन एजेंसी का। और ये कोई राह का नेटवर्क नहीं है, भारतीय फौज भी लगी हुई है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए। चुप कर बे कुत्ते। ये बोलो इनके जो अलाइज होंगे वो टीटीपी होगा और बीएलए होगा। Hindi language spy thriller Dhurandhar The Revenge has claimed third place at North American box office last week, earning $9.6 million in its opening weekend, marking a major milestone for Indian cinema in the region. DGISI इजरायलियों को बहुत हैवी अमाउंट इल्जाम लगाया गया कि पैसे देके पाकिस्तान के न्यूक्लियर राज उन्होंने बेचे हैं। जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। धुरंधर 2 को रिलीज हुए कई दिन हो चुके हैं। धुरंधर 2 ने भारत की तरह पाकिस्तान में भी बवाल काट रखा है। भारत में बैठे पाकिस्तानी इसे प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की अवाम गैरकानूनी तरीके से धुरंधर 2 को देख रही है। पाकिस्तान की सरकार और फौज ने भारत की फिल्मों को पाकिस्तान में बैन किया हुआ है, लेकिन धुरंधर 2 पाकिस्तानियों को बहुत पसंद आ रही है। पाक मीडिया कह रही है कि भारत 20 सालों से बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है और अफगानिस्तान से टीटीपी के हमले पाकिस्तान में करवा रहा है। दोस्तों, ये भिखारी कंगाल तो पहले से ही है, अब जहनी तौर पर भी दिवालिया हो चुके हैं। इन पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान में बलूच लोगों पर जुल्म ढा रही है। जब से मुनीर ने अफगानिस्तान में अस्पताल पर बम मारा है और 400 बेगुनाह अफगानों को मारा है, तब से पाकिस्तान में डर का माहौल है, क्योंकि अब तालिबान पाकिस्तान में इतने सुसाइड अटैक करेगा कि पाकिस्तानी फौज तालिबान के हमलों को पाकिस्तान में गिनते हुए रह जाएगी। अब पाकिस्तान का और भी बुरा हाल होने वाला है। अब पाकिस्तान में जो हो रहा है वो नॉर्मल किसी तौर भी नहीं है। एक तरफ पीएसएल को टेरर थ्रेट मिल रहा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ टेंशन बढ़ रही है, और तीसरी तरफ आपको दिखाया जा रहा है कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, हर खड़ी चीज को सलूट मारो, हर लेटी चीज के ऊपर चूना फेंको और बोलो सब अच्छा है। लेकिन असल कहानी कुछ और है। अगर आपने एक कहानी समझनी है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो आप असल
पिक्चर को देख पाएंगे। अजीज़ान, आज पाकिस्तान में 3 ऐसी चीजें हो रही हैं जो इंतहाई अहम हैं। एक तरफ जो पाकिस्तान में टेरर थ्रेट है वो इतना सीरियस हो गया है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को पीएसएल छोड़ने की वार्निंग मिल रही है, और दूसरी तरफ आपको पता है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान जो इस वक्त नंबर 1 के ऊपर आ चुका है। आपके फील्ड मार्शल की इतनी मेहरबानियां हैं आपके ऊपर कि कौन कौन सा आप उनका एहसान जो है वो नाउजुबिल्लाह झटलाएंगे। जारी बात है कि तंज के तौर के ऊपर ही मैं कह रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मजीद उसके अंदर घुसता चला जा रहा है और बाज नहीं आ रहा है। और तीसरी तरफ आपको दिखाया जा रहा है कि सब अच्छा है यार, सब नॉर्मल है। जो इस बेसिकली शक्ल पे वो मूवी के तौर पर हमें बताना चाह रहे हैं कि हम इतने एक्टिव है कि उनके एजेंट हमारे लियारी गैंगवार के अंदर आ जाते। इस लियारी के अंदर जो गैंगवार में इन होते कि हम देखो इतने पावरफुल है और इतने इंटेलिजेंस है कि हमने ये निज़ाम बनाया और हमने एसएसपी असलम चौधरी साहब को शहीद करवाया। उसने मूवी के अंदर ये बतलाया गया है कि देखो ये हमारा काम है सारा, ये इंडिया वालों की मेहरबानी है जो हमें जाहिर किया कि लियारी है एक इलाका पाकिस्तान के अंदर, कराची के शहर में एक लियारी मकान है जिसको लियारी कहते हैं ये इलाके को। ये है, ये इंडिया ने हमें बतलाया है कि हम लियारी के लोग हैं। अब क्या समझते हैं उस वक्त जो हालात यहाँ पे खराब थे, तो उस टाइम पे कौन सा ऐसा करेक्टर था जो सबसे ज्यादा मतलब आप कह के फेमस था, या सबसे ज्यादा खतरनाक करेक्टर कौन सा था? लियारी गैंगवार जब एक्टिव था ना तो उस वक्त सिर्फ 2 नाम चलते थे, रहमान दगेट और बाबा लाडला, सिर्फ ये 2 थे। सरदार उजैर बलोच जो है ना वो तो ट्रांसपोर्टर था, उसका वालिद साहब था, वो तो ट्रांसपोर्टर पे कहलाया जाता था। रहमान दगेट की हलाकत के बाद फिर आया उजैर बलोच मंजर आम पे कि ये कहलाया गया कि सरगुना लियारी गैंगवार इज द मोस्ट वांटेड लियारी क्रिमिनल उजैर बलोच। फिर ये जाहिर है कि ये वो बात है, हकीकत बैठती है उजैर बलोच पे कि 10 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है पीछे, और बाकी 10 मुल्कों की पुलिस लगी हुई थी। देखो अब तो ये अल्लाह ही जाने का उजैर बलोच के साथ क्या हुआ क्या नहीं, अब तक नजर आता है सिर्फ जेल में। अब इतना ये हमारे लिए जिंदा मिसाल है कि हम आने वाले जो जनरेशन के नस्ल के लोग हैं ना वो इबरत ना कि हमारे लिए कि इदारे होते हैं और गैंगवार में कुछ नहीं रखा। देखो उनका जिंदगी स्टेट से कौन टक्कर ले सकते हैं भाई, स्टेट से टक्कर लेगा तो वो जाएगा। वो उस दौर के अंदर कह रहा हूँ ना, दौर जहालत था, अब टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, अब तो मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया है, जगह जगह लोग वीडियो बनाते हैं। अब तो वो दौर गया, खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म निजाम। बाकी जो धुरंधर मूवी ने, चलो मैं कहता हूँ ना कि हमें फेमस किया कि हम लियारी के लोग हैं, लियारी में इस तरह माहौल था, इस तरह था, जिसमें अपना जो है ना इंटरनेशनल वर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी हम पे कंपेयर किया कि ये रहमान दगेट जो है ना बिल्कुल इसके साथ था, इनके साथी था, और दाऊद इब्राहिम को भी यहाँ इन किया गया। तो ये इतना सा लियारी है, दुनिया भर के टेररिस्ट यहीं पैदा होते हैं, यही बने मरे, अगर थे भी तो खत्म होगा, अब तो कुछ भी नहीं है। दाऊद इब्राहिम को जो दिखाया गया वो लियारी में नहीं दिखाया गया, दाऊद इब्राहिम लियारी से बाहर क्लिफ्टन से ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो वो भी रहमान दगेट का साथी बना दिया ना कि इन लोगों का इनका राब्ता था आपस में कि इनके भी वजूहात थे। और उसका आखिरी मिनटों में क्रेडिट चलने के बाद ये चीज मजीद खुल के सामने आती है, रेवलेशन होती है। तो उस मूवी में दिखाया गया है कि फिर एक वीडियो भेजी गई डीजीआईएसआई को, और डीजीआईएसआई को कहा गया कि वीडियो देख लो, दुबई में इसराइलियों को पाकिस्तान के न्यूक्लियर राज तुम बेच रहे हो, जिसकी वीडियो इसराइलियों ने बना ली थी और हमें भी दी है, और अगर ये वीडियो बाहर आ गई तो पाकिस्तान में तुम्हारा तिया पंचा एक हो जाएगा। अब अगर ये हकीकत है और प्रोपेगेंडा नहीं है तो तब ये समझ आती है कि इंडियन डिप्लोमेटिक कम्युनिटी क्यों आसिम मुनीर की मोहब्बत में इतनी गुम है और चाहती है स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी सो कॉल्ड के ये यहीं पे रहे। लेकिन इस खास मौके के ऊपर आखिर में आकर उन्होंने बताया कि जो दौर था उसमें डीजीआईएसआई, वो जनरल हसन कहते हैं, लेकिन वो दौर वही था जब जनरल आसिम मुनीर उस वक्त डीजीआईएसआई था, क्योंकि उसी वक्त जो है वो उससे पहले पाकिस्तान के अंदर मुजाहिदीन लीडरशिप की जो है और खालिस्तानी लीडरशिप का कत्लेआम किया गया बेतहाशा। 16-17 जो है वो असैसिनेशन हुई थी पाकिस्तान के अंदर, और डीजीआईएसआई साहब ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये थे। और वो कहते हैं कि हमारा एजेंट जो दरमियान में सब कुछ कह रहा था, जो एक सिख इन्फिल्ट्रेटर था, हमजा अली मजारी उन्होंने नाम रखा हुआ है, कराची की गैंग वॉरफेयर में उसने रहमान डकैत को मारने में चौधरी असलम के साथ कलीदी किरदार अदा किया था। खान ने जो इंडिया को चार बिहार और दीगर इलाकों में डेवलपमेंट के नाम पर बिठा रखा है, तो सर जहां इंडिया अपने जो रॉ एजेंट्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, ईरान इस साजिश को समझ क्यों नहीं पाया? भाई सुनो ना, आप चले जाते ना, आप बैठ जाते बराबर तो सर आप सारा तेल तो स्मगल कर रहे हो वहां से अपने धंधे के लिए, वहां जाके बैठ के रिफाइनरी नहीं कौन कंट्रोल कर सकते? आप मेरी बात सुने, सऊदी अरब ने 400 अरब डॉलर, सुनो मेरी बात, एजेंट्स की सरगर्मियों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? मेरी बात सुनो ना, एजेंट तो यहाँ पे मौजूद है। ये के इलेक्ट्रिक क्या है? तो था ना। अरे मेरी बात सुनो, के इलेक्ट्रिक क्या है जो तुम्हारा कॉपर उतार के बेच के खा गया?
सारा उसके अंदर रा का एजेंट था ना के इलेक्ट्रिक में। हमने तो 2014 में खोला था, कर लेते कार्रवाई। इतने एजेंटी का शौक है तो करके दिखाओ ना कार्रवाई। और सुनो मेरी बात, चाबहार का तो बड़ा शौक है, जरा अपनी औकात अरबियों की नजर में झांक के देखो। 400 अरब डॉलर का पूरा सरमाया फराहम किया इंडिया को और तुम्हें दिए 4 अरब डॉलर का कि इस्तेमाल ना करना, सूद भी दो। ये औकात है हमारी। हम जब अरब जाते हैं खुलेआम सुनते हैं हाजा पाकिस्तानी वल्ला कुल्लू। ये हमारे ऊपर बयान दिए जाते हैं। ये हमारी औकात है पाकिस्तानियों की। मजदूरी तुम्हें देते हैं, बैरोक्रेसी सारी इंडियन को देते हैं, उसके बावजूद इश्क नहीं खत्म हो रही। इश्क नहीं है, ये मसला 1400 साल पुराना है सर। लेकिन मेरा सवाल वही है, मेरा भी जवाब वही है, मेरा भी जवाब वही है कि क्योंकि सर अगर हम वाकयात के टाइमलाइन को देखते हैं तो सर पैटर्न वही सामने आ रहा है। शहीद हम हो रहे हैं ना, आपको क्या मसला है? आप तो नहीं हो रहे। तो सर आप लोगों ने तो जिहाद के फतवे दे के और मदरसों में जाके बच्चों से जंगे लड़नी शुरू कर दी। बार बार सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है। क्या ब्रीच हो रहा है? हाई वैल्यू। आपको क्या मसला? हाई वैल्यू। आपका क्या लेना देना है? आपका क्या लेना देना अगर ब्रीच हो रहा है तो? सर फिर आप लोग शिकवा कर रहे हैं। किसने किया? हमने आपसे कब मदद मांगी? किससे हमने कहा कि हमें सपोर्ट करो? ये तो इंसानियत सपोर्ट कर रही है आवाज की सूरत में। 26 नवंबर 2026 को $0। अभी बता रहा हूं, जिसके पास डॉलर है निकाल दो, सोना और चांदी खरीद लो। अगर करेंसी में खरीदना है तो युआन में जाओ, इराकी दिनार में जाओ, सारी जिंदगी मुझे दुआ दो। 26 नवंबर 2026 को ना डॉलर है ना पाकिस्तान पे कर्जा है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, पाकिस्तान से बेफिक्र रहो आप। ये पाकिस्तान कर्जों में नहीं होगा। 26 नवंबर के बाद डॉलर खत्म हो चुका होगा, पाकिस्तान सबसे अमीर मुल्क होगा, पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ इस वक्त मौजूदा जो फील्ड मार्शल है उनको ये फैसला लेना चाहिए और इसमें हम तमाम पाकिस्तानी उनको सपोर्ट करते हैं, गल्फ संभालें, फौरी तौर पर गल्फ संभालें, क्योंकि इनके खजाने इतने बड़े हैं कि आपस में लड़ पड़ेंगे। ये इनका मैकेनिज्म टूट जाएगा अमेरिका के जाने से। इस मैकेनिज्म को सिर्फ पाकिस्तान कायम कर सकता है और पाकिस्तान के ऊपर ईरान समेत, मुझ समेत हर मोमिन का ये ईमान है, ये कभी भी इस्लाम के खिलाफ नहीं जाएगा। अच्छा, कभी नहीं जाएगा। सर, ईरान के खिलाफ तो छोड़ो, मुझे एक चीज बता दीजिए, किसी इस्लामी मुल्क के खिलाफ नहीं जाएगा।